जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे बजट्स को, और अभी हमने एक बजट डिस्कस किया था, सेल्स बजट। आज हम स्टार्ट लेंगे प्रोडक्शन बजट को। ठीक है, सेल्स के बाद हमारा सेकंड होता है प्रोडक्शन बजट। अच्छा, ये मैं यहाँ पर रुक गया था, इसको मैं कंप्लीट कर दूं। इसको हम नाम देते हैं सेल्स बजट, यानी जिसके अंदर एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का और डिफरेंट, यू कैन से रीजन वाइज, यानी दो जगह से हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। इस वजह से हम इसको एनालिटिकल बजट का नाम देते हैं। ये सारा आपका एनालिटिकल बजट है। ओके, अब हम स्टार्ट लेंगे प्रोडक्शन बजट और सेकंड स्टेप पे जाएंगे प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कैसे निकाला जाना है उसकी तरफ। प्रोडक्शन एक यूनिक बजट है। इसको हम यूनिक इसलिए कहते हैं कि ये वाहिद बजट है जो सिर्फ यूनिट्स में निकलता है। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर पीछे जो हमने सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के व्यूज दिए थे सर, ये क्वांटिटेटिव मेथड पे बेस होगा, मतलब या उनके व्यूज और जजमेंट। क्वेश्चन जरा दोबारा कीजिएगा, डिस्टॉर्ट हो रही थी बात। सर पीछे जो हमने सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के व्यूज दिए सर, ये इनकी ओपिनियन और जजमेंट पे बेस होगा या सर क्वांटिटेटिव डेटा? देखिए, बेसिकली ऑब्वियसली जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जो भी आपकी प्रोडिक्शंस होती हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर होती हैं। मसलन अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी कुछ डाटा दिया, कुछ सेल ने, तो अब आपका क्वेश्चन ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव डाटा ही होगा। बजट के अंदर हमें क्वालिटेटिव डाटा नहीं चाहिए होता, हमें क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए होता है। और क्वालिटेटिव सिर्फ हम जज कर रहे होते हैं कि कैसे कि ये वैल्यूज आई कैसे हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा था कि प्रोडक्शन बजट जो है ये वाहिद बजट है जो यूनिट्स में होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि प्रोडक्शन बजट का ऑब्जेक्टिव हरगिज ये नहीं होता कि हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, हरगिज ये ऑब्जेक्टिव नहीं। बल्कि प्रोडक्शन बजट का असल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम वो नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लें जिस पर हमारी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, यानी कितने यूनिट पर कॉस्ट लगी। फॉर एग्जांपल, आप बजट करते हो जी कि मेरे 100 यूनिट कंप्लीट हों। ये पॉइंट बड़े ध्यान से आपने सुनना है जो मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लीट होंगे। लेकिन मैं साथ ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 20 यूनिट्स ऐसे होंगे जो साल के एंड पे या पीरियड के एंड पे वर्क इन प्रोग्रेस में होंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि वो यूनिट्स जो अब रॉ मटेरियल भी नहीं है और फिनिश गुड्स भी नहीं है, उसको हम नाम देते हैं वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो यूनिट्स जो कि हमारे अभी इनकम्प्लीट फॉर्म में मौजूद है। चूंकि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव बताया, अगर तो मैं ऑब्जेक्टिव ये कहूँ कि प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन बजट का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे वो यूनिट कैलकुलेट करने हैं जो कंप्लीट हुए हैं, तो फिर तो ये सिंपल 100 यूनिट आने चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्या बताया, ऑब्जेक्टिव ये बताया कि मैंने उतने यूनिट निकालने हैं जिन पर मेरी कॉस्ट इनकर हुई है। अब अगर टेक्निकली देखें तो कॉस्ट मेरी किस किस पर इनकर हुई है या होगी, टू बी इनकर, जो बजट है ना तो टू बी इनकर कह सकते हो। 100 यूनिट कंप्लीट हुए, जो कंप्लीट हुए उस पर भी कॉस्ट लगेगी, और जो इनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट, इस पर भी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि कंप्लीट यूनिट पे फुल कॉस्ट लगेगी और जो इनकम्प्लीट है उस पर उतनी कॉस्ट लगेगी जितने परसेंट कंप्लीट है। यानी यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है कि अगर मैं 20 यूनिट्स लेता हूँ कि जी इनकम्प्लीट है, तो हम इसकी एक परसेंटेज एवरेज निकालते हैं। ये सपोज कि ये मैं कहता हूँ जी 60% कंप्लीट होंगे। जब 60% कंप्लीट होंगे
तो 60% कॉस्ट भी लगेगी। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, यानी इसको कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब है कि ये नोशनल यूनिट्स हैं, यानी जितनी कॉस्ट मैंने 20 यूनिट पे लगाई है, ठीक है, अगर यही कॉस्ट मैं फुल यूनिट पे लगाता तो मेरे कितने यूनिट कंप्लीट हो सकते थे। तो इसके लिए सिंपल तरीका ये होता है कि हम 20 का 60% लेते हैं, विच इज इक्वल टू 12, यानी इट मीन्स के 12 यूनिट पर भी मेरी कॉस्ट लगी। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जितनी कॉस्ट लगी है ये 12 कंप्लीटेड यूनिट के इक्विवेलेंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, जो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम पढ़ेंगे। एक हमारा चैप्टर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। तो लिहाजा जिस वक्त आपने प्रोडक्शन बजट बनाना है तो आपने वर्क इन प्रोसेस को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव अभी बताया, कॉस्ट टू बी इनकम। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कितने यूनिट कंप्लीट होंगे, बल्कि कितने कंप्लीटेड यूनिट पर एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। ये हमारा प्रोडक्शन बजट का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम इसको यूनिक बजट कहते हैं। ये वाहिद बजट है जो यूनिट्स में। अभी हमने सेल बजट बनाया था लास्ट टाइम, उसमें हमने यूनिट्स भी कैलकुलेट किए थे, अमाउंट भी कैलकुलेट की, और इवन इसके आगे जो बजट आएंगे उसमें भी दोनों चीजें होंगी, यूनिट्स भी होगी, अमाउंट भी होगी। लेकिन प्रोडक्शन बजट वाहिद बजट है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स में होगा। अगर एग्जामिनर कहता है जी प्रोडक्शन बजट बना दो, तो अंडरस्टूड है, इसमें यूनिट नहीं भी लिख रहा ना तो ये यूनिट्स में। अब मैं प्रोडक्शन बजट में दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा वहां होगा जहाँ वर्क इन प्रोसेस नहीं है, और दूसरा हिस्सा जहाँ वर्क इन प्रोसेस है। तो मैं लूंगा एक ही शीट, तो मैं स्टार्ट इसको कहाँ से करूंगा, सेल से। यानी जितने यूनिट मैंने एस्टिमेट लगाया है सेल करने हैं, सपोज मैं वैल्यूज फिक्टिशियस ले रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ जी कि मैं अगले महीने, एक महीने का बजट बना रहा हूँ कि 6000 यूनिट्स जो हैं वो मैं सेल करूंगा, ये मेरा एस्टिमेट है, तो मुझे वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना। जो यूनिट मैंने सेल करने हैं, सेल तब तक नहीं हो सकते जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। तो लिहाजा ये 6000 यूनिट जो है ये मेरे प्रोडक्शन बजट में आ जाएंगे। सो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों, अब आगे लेके चलता हूँ। कंपनी की एक पॉलिसी होती है, और वो पॉलिसी है आपकी बेसिकली जो कंपनी की पॉलिसी है वो आपकी बेसिकली रिलेट करती है इन्वेंट्री से, ठीक है, इन्वेंट्री से। तो अब इसमें क्लोजिंग, यानी आपकी एक पॉलिसी होती है कि इतना स्टॉक जो है हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री के तौर पर भी रखना है, राइट। तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। दूसरी बात है ये मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ क्लोजिंग, हमारी पॉलिसी है कि 500 यूनिट हमें तैयार रखने हैं फिनिश गुड्स के। तो मैं इसको इसलिए प्लस कर रहा हूँ कि तैयार करूंगा तो ऑब्वियसली वो मेरे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे तो इन्वेंट्री में होंगे। यानी इसका मतलब मेरे 6500 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करने हैं, जिसमें 6000 सेल हो जाएगा, 500 मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में होंगे, और इसमें से मैं फिर ओपनिंग इन्वेंट्री लेस कर दूं। ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों लेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोड्यूस है पिछले पीरियड में, पिछले मंथ में हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस किए हुए थे। सपोज वो हमारे 400 यूनिट, तो वो मुझे तैयार नहीं करने पड़ेंगे इस पीरियड में, यानी इस पीरियड में मुझको कॉस्ट नहीं लगेगी। तो 6100 यूनिट जो है वो मेरे प्रोडक्शन आ जाएगी। प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है जी। अब ये तो यूनिट हो गए, ये आंसर मेरा निकल आया अगर वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ जी हमारा ओपनिंग जो वर्क इन प्रोसेस है वो 100 यूनिट्स है जो 70% कंप्लीट है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ वो 150 यूनिट होंगे, लेकिन वो हम कहते हैं जी कि हमारे 50% कंप्लीट हो। अब देखें जो हमारे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, मैं पहले उसको लूंगा 150 यूनिट, वो इन यूनिट में शामिल नहीं है।
ना वो सेल बजट में शामिल है क्योंकि वो तो अभी इन प्रोसेस है, वो सेल हो नहीं सकते, ना ही वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल है। इसका मतलब कि ये जो मैंने अभी तक कैलकुलेशन की है उनमें ये यूनिट शामिल नहीं है, जबकि ये 150 यूनिट पे मेरी कॉस्ट लगेगी। कितने परसेंट कॉस्ट लगेगी? जितने परसेंट कंप्लीट है। यानी इसका मतलब है कि 150 का 50% कॉस्ट लगेगी 150 यूनिट पे, क्योंकि 75 यूनिट के इक्विवेलेंट आ गया, जिसको इक्विवेलेंट यूनिट कहेंगे, तो लिहाजा वो इसमें ऐड करूंगा। ओपनिंग क्लोजिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी है? 150 का 50% यानी 75, ये मैं ऐड कर देता हूं। ये ऐड क्यों कर रहा हूं? कि इस पर भी मेरी कॉस्ट लगेगी। लेकिन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को जरा ध्यान से देखना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे 100 यूनिट और मैं कह रहा हूं ये 70% कंप्लीट थे। ठीक है, तो यकीनी बात है कि जिस वक्त आपका ये मंथ स्टार्ट होगा बजट पीरियड का, जो भी बजट पीरियड मार्च ले लेते हैं, मार्च का मंथ स्टार्ट होगा, तो आपके पास 100 यूनिट आपके पास मौजूद है जो 70% कंप्लीट है। तो पहले तो आप इन यूनिट को कंप्लीट करोगे ना, और कंप्लीट करके फिर सेल भी करोगे। यानी पहले कंप्लीट होगा, फिनिश गुड्स में जाएगा, फिर सेल होगा। इसका मतलब कि ये 100 यूनिट इसमें शामिल है, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। मुझे इसको अब मजीद इंक्लूड नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने पूरे 100 इसमें ऐड किए हुए हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 70%। क्यों? 30% कॉस्ट इस पीरियड में लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 30 यूनिट इसमें ज्यादा है, वो लेस कर दो। लेस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस। और वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट ही लोगे, 100 का 70%, क्योंकि 70% कॉस्ट ऑलरेडी इस पे लग चुकी है। 70% कॉस्ट मैं लगा चुका हूँ। जो कॉस्ट लग चुकी है वो पिछले पीरियड की है, वो लेस कर रहा हूँ, 70 में लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास 6105 का बजट बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉन एज प्रोडक्शन इन यूनिट्स। हालांकि एक्चुअली जो मैंने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जो एक्चुअल प्रोड्यूस किए वो 6100, लेकिन जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो 6105 यूनिट्स पे लगेगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव चूंकि कॉस्ट टू बी इनकर्ड है, इस वजह से हम वर्क इन प्रोसेस को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, और अगर नहीं गिवन तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी तक पास पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां उसने वर्क इन प्रोसेस को टच किया हो, लेकिन ये टच कर सकता है, इसलिए मैं हर दफा करवाता होता हूँ। तो इसको माइंड में रखना है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगा और इसी को प्रोडक्शन बजट में कन्वर्ट करता हूँ। एग्जाम्पल को नीचे हेडिंग दे रहा हूँ, प्रोडक्शन बजट डाटा। सर ये अब ओपनिंग इसमें वर्क हमारे इन प्रोसेस लेस करने की रीजन जरा बता दें, लॉजिक। मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस जो है ये मेरे वो यूनिट हैं जो कि पहले से कुछ हिस्सा कंप्लीट है और बाकी पीरियड इस पीरियड में कंप्लीट किए हैं। यानी अगर मैं इस तरह समझाऊं कि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 100 यूनिट थे, ये हमारे किस डेट को मौजूद थे? एट 1 मार्च को। ठीक है जी, मार्च मंथ ले लेते हैं। इस पे 70% कॉस्ट जो है वो लग चुकी है। 70% कॉस्ट किस पर लगी है? किस पीरियड में लगी है? यकीनी बात है फरवरी में लगी है, मार्च में तो नहीं लगाई ना। और 30% मैं कॉस्ट लगाऊंगा किस में? मार्च में। तो मुझे चूंकि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ से देखना है, तो मुझे 30% कॉस्ट लेनी चाहिए। मुझे 30% कॉस्ट लेनी चाहिए, ये एग्रीड है कि 30% कॉस्ट आएगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 70% ले रहा हूँ और 70% लेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क इन प्रोसेस है 100 यूनिट, वो इन यूनिट्स में इंक्लूड है। या तो वो फिनिश गुड्स में होंगे या वो सेल हो चुके होंगे। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो हैं जो मार्च 1 को इनकम्प्लीट थे। यकीनी बात है मार्च 31 तक तो इनकम्प्लीट नहीं होंगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। तो मार्च 31 को 150 यूनिट्स हैं और ये वो यूनिट्स हैं जो करंट प्रोडक्शन से, ये 6100 यूनिट में से। तो लिहाजा इट्स वेरी क्लियर कि ये जो 100 यूनिट हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर इंक्लूड है। अब इसके अंदर इंक्लूड सिर्फ कितने होने चाहिए? 30%। तो लिहाजा 30 यूनिट इंक्लूड करने चाहिए थे मुझे। मैंने 100 यूनिट ऐड कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 100 में से ये वाले अगर 70 यूनिट्स मैं लेस कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 30 यूनिट आ जाते। इस वजह से मैं ये 70 है। ठीक है,
चलिए अब प्रोडक्शन बजट में आते हैं और यहां मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स that is 10% of budgeted sales in units. Opening inventory of finished goods $6,000, $7,000 or $11,000. Closing work in process 80% completed. Closing work in process 3,000 units, 5,000 unit or 6,000 unit, or opening work in process 50%, 60% completed. $2,000, $6,000 and $4,000. ठीक है, अब ये मैंने डाटा आपके सामने और लिया। अब इससे हमने प्रोडक्शन बजट बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन बजट बनेगा तो प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की डिफरेंट आपकी इन्वेंट्रीज है, और लेकिन ऑब्वियसली तीनों की सेल्स भी मुख्तलिफ है, तो तीनों का बजट डिफरेंट आएगा, तो लिहाजा प्रोडक्ट वाइज मैं बजट बनाऊंगा, और दिस इज बजट इज नोन एज प्रोडक्शन बजट प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज बजट में देखें तो 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी, ए बी सी। तो मैं यहां ले लेता हूं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अच्छा, सबसे पहले मुझे चाहिए होंगे यूनिट्स, बजटेड सेल्स इन यूनिट, जो ऊपर हम बना चुके हैं। अब ए की बजटेड सेल क्या, अब मुझे यहाँ ये नहीं चाहिए एरिया वाइज, नो, तो प्रोडक्शन तो एक ही जगह होनी है ना। प्रोडक्शन का सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम ओवरऑल डिमांड को फुलफिल कर सकें। तो लिहाजा ये यूनिट ए के जो टोटल आ रहे हैं 78,000 यूनिट्स, ये हमारा बजट था कि हम इसमें सेल करेंगे तीनों रीजन में। तो ये 78,000 की अमाउंट ये यहाँ लाया आऊंगा। बी के हम जो सेल करेंगे वो हम करेंगे 73,000, और सी के जो हम सेल करेंगे वो करेंगे 122,500। बजटेड सेल्स आ गई। उसके बाद ऐड करेंगे हम फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो उसने क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने आपके सामने एग्जांपल बनाई है, दैट इज 10% ऑफ बजटेड सेल इन यूनिट्स। तो ये बजटेड सेल ऑलरेडी है, इसका मैं 10% ले लेता हूँ। ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसको मुझे प्लस करना है। प्लस करना क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए प्लस कर रहे हैं कि ये वो यूनिट है कि जो हमने सेल करने हैं, यानी फिनिश गुड्स में होने चाहिए, और ये यूनिट वो है जो सेल करने हैं। तो इसको तो ये भी मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ये भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इस दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल यूनिट जो मुझे प्रोड्यूस करने हैं वो कितने आ जाएंगे, 78,000 प्लस 7,800। इन तीनों को प्लस कर लिया तो ये मेरे पास यूनिट्स आ गए जो मुझे प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन ऑलरेडी कुछ प्रोड्यूस मेरे पास पड़े हुए हैं, जिस वक्त ये साल शुरू हुआ था तो वो मैं लेस कर दूंगा, क्योंकि वो मुझे इस साल में प्रोड्यूस नहीं करने। ठीक है, तो लेस फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की अगर देखें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो है आपके पास 6,000, 7,000 और 11,000। तो ये मैंने उसको माइनस कर दिया। अच्छा, ये जो यूनिट आए हैं इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, बेशक यहाँ ना भी लिखो कोई मसला नहीं, ये मैं लिख रहा हूँ टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड।
ये मुझे टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, इतने यूनिट मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन 6000, 7000 और 11000 यूनिट जो हैं वो मेरे पास ऑलरेडी चूंकि प्रोड्यूस हैं, तो मैं ये लिखूंगा प्रोडक्शन रिक्वायर्ड इन दिस पीरियड या इन दिस ईयर। तो इस साल में मुझे कितनी प्रोडक्शन रिक्वायर होगी, 85,800, और इसमें से 6000 माइनस किया और ये अमाउंट यहाँ ले आता हूँ, यानी इतने यूनिट मुझे चाहिए होंगे प्रोडक्शन के लिए, इतने यूनिट मुझे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट है। तो जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, जितने भी यूनिट दिए हुए हैं 3, 5, 6 वगैरह, ये 80, हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये 80% कंप्लीट होंगे। तो इसका मतलब है कि इन यूनिट्स की पर 80% मेरी कॉस्ट लगेगी, और जब 80% कॉस्ट इन यूनिट्स पे लगेगी, वो कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, वो यूनिट्स इसमें इंक्लूड नहीं है। क्योंकि गौर से देखो, यूनिट बजटेड इन सेल, यानी मैं कह रहा हूँ 78,000 यूनिट मेरे सेल हो जाएंगे। ये जो वर्क इन प्रोसेस है, आप खुद कह रहे हो कि साल के एंड पे कुछ यूनिट ऐसे होंगे जो 80% कंप्लीट है। हाउ कैन आई से दीज कैन बी सोल्ड? तो इसका मतलब वो इसमें शामिल नहीं है। फिर इसी तरह ओपनिंग वर्क, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हम ये कह रहे हैं जी कि 80% यूनिट कंप्लीट होंगे, यानी अभी भी वो इनकम्प्लीट है, तो वो फिनिश गुड्स में भी शामिल नहीं है, तो वो इन यूनिट्स में इंक्लूड नहीं है। इसलिए मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करूंगा इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, ठीक है, जो इस पीरियड में आप कंप्लीट करोगे। तो ये आपने 3000 यूनिट दिए हुए आपको, लेकिन 3000 नहीं लेना, इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से, ठीक है जी। ये मैंने तीनों की 80% ली। अब आइएगा जो ओपनिंग, एक दफा फिर जरा इसको मैं रिवाइज करता हूँ एक दफा, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया कि ये 2000 यूनिट जो है और 6000 और 4000, ये 60% कंप्लीट थे जब साल शुरू हुआ, ठीक है। और यकीनन आपका साल खत्म होने तक ना सिर्फ ये मुकम्मल हो चुके होंगे, बल्कि बल्कि पहले तो स्टार्ट इसको करोगे ना, जैसे साल शुरू हुआ तो इसी को काम शुरू करोगे। नंबर 2, ना सिर्फ इसको आप स्टार्ट करोगे, बल्कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो इन यूनिट्स में शामिल भी है। कैसे शामिल है? क्योंकि ना सिर्फ वो मुकम्मल हुए बल्कि वो सेल हो गए, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता पूरा साल वो इन्वेंट्री में पड़े, चले अगर इन्वेंट्री में पड़े तब भी कंप्लीटेड है, ठीक है। तो लिहाजा इस इट मींस के जिसके अंदर पूरे 2000 यूनिट शामिल हो गए, पूरे 6000 यूनिट शामिल हो गए हैं, या 4000 सी के इंक्लूड हो गए, हालांकि इसमें 60% कॉस्ट पहले से लगी हुई है। तो मुझे तो इस पीरियड की कॉस्ट निकालनी है, तो इस वजह से मैं इसमें से वो लेस कर देता हूँ जो प्रीवियस पीरियड में मेरी कॉस्ट लगी थी, यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो मेरे पास आएगा 2000 का 60%, ये अमाउंट आ गई 2400। अब आप इसको टोटल कर लेंगे, इसको टोटल किया तो ये मेरे पास अब बजट आ गया, बजटेड प्रोडक्शन। सर एक क्वेश्चन है जी, सर, ये जो हम बजट बना रहे हैं ये आने वाले साल के लिए बना रहे हैं या पिछले साल के डेटा पे बना रहे हैं? ये अगले साल का ही बजट है, ये पिछले साल का तो, लेकिन इंटरपोलेशन आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। बेसिस आप पिछले साल से लेते हो और जो चेंजेस आ रही है वो आप ले रहे हो। जैसे सेल बजट में आपने जो सेल फोरकास्ट की है वो पिछले साल की नहीं ली, ठीक है। हालांकि पिछले साल की सेल ये दी हुई है, हमने इसको लिया भी नहीं है सिरे से, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट वैल्यूज दी हुई थी 80,000, 76,000, और फिर प्राइसेस हमने पिछली ली, लेकिन उसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, वो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया। तो ये याद रखना है कि प्रोडक्ट की जो बेस होती है वो पिछले साल से उठाई जाती है, लेकिन उसको एक्सट्रापोलेट करने के लिए फिर जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में होंगे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली बजट का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बजट है। सर इसमें फिर हम कॉस्ट की एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं, बल्कि अगर ईयर एंड पे हम कर रहे हैं तो वो तो एक्चुअल कॉस्ट इनकर हो चुकी होगी, तो वहां से उसको क्यों नहीं पिक कर? देखिए, एक्चुअल कॉस्ट हमारी इनकर बिल्कुल हो चुकी है, वो पिछले साल की है, लेकिन फ्यूचर के अंदर कॉस्ट हमारी चेंज भी तो हो सकती है ना।
हमारी कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर आप सीबीपी के क्वेश्चन देखो तो उसके अंदर भी तो वो ये लेता था ना कि पिछले साल इतनी कॉस्ट लग रही है, अगले साल हमारी ये हो सकता है कि ये एफिशिएंसी आ जाए, इतने परसेंट हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतने परसेंट हमारी मटेरियल प्राइस कम होगी। तो हम पिछला डाटा लेते हैं और उसके अंदर उसको चेंजेस करते हैं और चेंजेस करके न्यू वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं इस वक्त बजट बना रहा हूँ मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बना रहा, ये प्योर मैं बना रहा हूँ फंक्शनल बजट। अगर आपके पास डाटा और फॉर्म में दिया हो, पिछला डाटा ना दिया हो और आपको सिर्फ और सिर्फ पिछली बेसिस दी हो सिर्फ पिछली, और आपको सारा डाटा दिया हो, तो फिर कैसे बनना है। तो इसलिए दोनों चीजों को अलग रखिएगा। ये पास्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। मैं ना पास्ट को इग्नोर कर रहा हूँ, अब भी नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि ये जो बजटेड सेल्स आई है आपकी, बजटेड सेल, वो यकीनी बात है वो आपकी बेस करती है पिछली सेल। आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कंपनी की पॉलिसी पर बेस करती है, और पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री में इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो अगले साल सेल होनी है, तो वो इस सेल में इंक्लूड है, इसलिए मुझे उसको लेस करना है क्योंकि उस पर मुझे कॉस्ट नहीं लगेगी। तो लिहाजा ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप बजट बना रहे हैं और पिछला साल इग्नोर कर दें। सर ये जो बजटेड सेल्स इन यूनिट्स है ये नेक्स्ट ईयर की है ना? जी जी बिल्कुल, ऊपर बजट तो फिर लिखा हुआ है ना। लाजमी, जी, तो फिर सर लाजमी तो नहीं है कि वो जो हम ऊपर बात कर रहे हैं कि ओपनिंग जो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है वो इसके अंदर, मतलब ये तो फिर इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जब अगले साल एक्चुअल आएगा डाटा हमारे पास। तो भाई इस वक्त आप बजट बना रहे हो या एक्चुअल कर रहे हो, पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। सर बजट बना रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जब ये बजट ईयर खत्म होगा, जब एक्चुअल आएगा, उसके बाद फिर हमारा एक चैप्टर होता है जिसको हम पढ़ते हैं वेरिएंस एनालिसिस। फिर हम देखते हैं कि बजट और एक्चुअल में फर्क कहाँ कहाँ से आया। वो तो एक से अगली चीज आती है यार, वो कंट्रोल, उसको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी हम प्लानिंग में हैं। दो चीजें होती हैं, प्लानिंग और एक कंट्रोल। प्लानिंग होती है साल शुरू होते वक्त, अब जैसे गवर्नमेंट ने अभी बजट दिया ना 2021 का, अभी बजट दिया, अब एक्चुअल, हालांकि उसमें भी डेफिसिट नजर आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे वो यकीनन सेम तो नहीं हो सकते ना, ठीक है, वो डिफर करेंगे। और उस वक्त जो स्टेटमेंट बनती है वो बजट नहीं होता, उस वक्त जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल मुख्तलिफ है। बजट इज बेस्ड, बजट प्रोवाइड्स द टारगेट्स। तो ये हमारे पास एक टारगेट्स बन रहे हैं कि हमने इसके अंदर ये काम करना है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेटली इससे वेरी करेगा, एक्चुअल डेफिनेटली वेरी करेगा, ये हो नहीं सकता कि ये वेरी करे, ठीक है। सर ये जो हमने वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग लिया है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमें ये कैसे पता कि वर्क इन क्लोजिंग जो है वर्क इन प्रोसेस इतना होगा? ये जी एस्टिमेशन होती है आपकी, जो प्रोडक्शन होती है ना, अब जहां पर आपकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, कंटिन्यूस, तो ये हो ही नहीं सकता साल के एंड पे आप सारी प्रोडक्शन रोक के सारे यूनिट कंप्लीट करें, ठीक है। कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है, तो फिर ये जस्ट एस्टिमेशन होती है, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस आएगा, 100% आएगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको इग्नोर नहीं करते क्योंकि कॉस्ट तो लग रही है ना। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री, फिर भी मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें वर्क इन प्रोसेस जो है ना वो आपकी बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत कम, जैसे यहाँ तो मैंने फिर भी 3000 5000 लिया ना, और उसके 80% कंप्लीट हो रहा हो, जहाँ पर 500 200 300 हो तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, आगे चलेंगे जी नेक्स्ट में। अब मेरे यहाँ से आगे कॉस्टिंग बजट शुरू होंगे, जिसमें सबसे पहला बजट होता है रॉ मटेरियल बजट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बजट, रॉ मटेरियल यूसेज बजट। रॉ मटेरियल के दो बजट हैं, एक रॉ मटेरियल यूसेज और एक रॉ मटेरियल परचेज बजट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल यूसेज बजट में हमने क्या करना होता है। रॉ मटेरियल यूसेज, रॉ मटेरियल किस पर बेस करता है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर। जितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, जितने यूनिट मेरे प्रोड्यूस होंगे, यकीनन उतना ही मुझे मटेरियल चाहिए होगा। ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा मटेरियल कंज्यूम होगा, कम यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, कम यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। और फिर यकीनी बात है जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों तो प्रोडक्ट वाइज भी तो आपको देखना होता है कि हर प्रोडक्ट पे कितना मटेरियल लग रहा है। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे मटेरियल सेम लग रहा हो, कुछ प्रोडक्ट पे ज्यादा लगेगा, कुछ पे कम लगेगा। तो रॉ मटेरियल यूजेज के लिए फॉर ईच मटेरियल आइटम,
जितनी भी मटेरियल आइटम है जो कि प्रैक्टिकली 50, 40, 50, 100 तक भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इस वक्त हम क्वेश्चंस के हवाले से देखें तो 3 से ज्यादा नहीं दी होती, क्योंकि फिर बहुत ही लेंथी हो जाता है। 3 भी काफी लेंथी होता है। ईच मटेरियल आइटम मुझे क्या चाहिए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट में प्रोड्यूस करूंगा, टू बी प्रोड्यूस यानी जिसको मैं प्रोडक्शन बजट कहूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड या बजटेड यूजेज पर यूनिट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल कितना यूज होगा। अगर यहां तक कैलकुलेशन करूं इतने हिस्से तक, तो ये मेरे पास बजट बन चुका है, यूजेज बजट। लेकिन इस यूजेज बजट में जितना भी मैंने यूजेज बजट निकाला ये इन क्वांटिटीज है, ये अभी क्वांटिटीज में निकला है। यूजेज इन पर यूनिट कितनी यूजेज होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं जी कि मैं 6000 यूनिट बना रहा हूं, मेरा बजट है कि मैंने 6000 यूनिट बनाने हैं और एक यूनिट पे 2 kg यूज होगा मटेरियल। जब 2 kg यूज होगा तो 6000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12000 kg मुझे मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट पर केजी का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो सके कि ये केजी का मतलब है कि जो यूनिट ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल का यूनिट और फिनिश गुड का यूनिट जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा फर्दर, दिस इज यूजेज बजट इन रुपीज, यूजेज बजट इन रुपीज। हमने जिस तरह का भी बजट बनाना है हमें ये 3 चीजें चाहिए, यानी नंबर 1 मुझे चाहिए प्रोडक्शन, वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर 2 मुझे डाटा में चाहिए कि स्टैंडर्ड यूजेज क्या होगा, और नंबर 3 रेट क्या होगा। ठीक है, अगेन रेट की जब मैं बात करूं तो पिछला रेट लूंगा, उस रेट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ऐड प्लस माइनस करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, यानी इस तरह वो डाटा देता है। तो अगर मैं अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं यहां से नीचे, रॉ मटेरियल बजट, रॉ मटेरियल बजट डाटा, मैं नीचे लिखता हूं फॉर ईच प्रोडक्ट वी नीड 3 different materials X, Y and Z. Following table showed material usage per kg per unit of each product. ठीक है जी, यहां मैं लेता हूं X, Y, Z, X, Y और Z, और यहां मैं प्रोडक्ट लेता हूं A, B और C। ये 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। अच्छा, अब मैं यहाँ कहता हूँ जी X के A प्रोडक्ट में 2 kg यूज होगा, B में 1 और Y में 2.2 kg यूज होगा, इसको हम 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, और Z जो है वो 0.50 kg यूज होगा। प्रोडक्ट B में X जो है वो 1 kg यूज होगा, Y 2 kg यूज होगा और Z यूज नहीं होगा। और C प्रोडक्ट में मैं इसको 0 कर रहा हूं और इसको मैं कह रहा हूं जी 1.5 kg यूज होगा और यहाँ पर
0. इसको 1 कर 1 kg यूसेज, ठीक है। और ये नीचे लिख रहा हूँ प्राइस पर केजी लास्ट ईयर, ये ₹6, वाई का हम कर देते हैं जी 4 और 2। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन 2%, -3 और 5। ये हमें परसेंटेजेस दी हुई है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब आपको रॉ मटेरियल यूजेज बजट बनाना है। जब एग्जामिनर कहता है रॉ मटेरियल यूजेज बजट बनाओ और ये नहीं लिखता किस में बनाना है, तो ऑब्वियसली हमें अमाउंट तक लेके जाना है। तो इसलिए हमें 2 बनाने पड़ेंगे, एक इन यूनिट्स और एक रुपीस, और एक ही टेबल में, ठीक है। तो मैं इससे नीचे बना रहा हूँ रॉ मटेरियल यूजेज बजट। सर जी सर, ये प्राइस पर केजी आपने जो लिखी है सर, ये रॉ मटेरियल की प्राइस होगी? जी रॉ मटेरियल पर केजी है। ठीक है। ओके, अब ये रॉ मटेरियल यूजेज बजट में मटेरियल का जब बजट बनाना है तो प्रोडक्ट वाइज आपने आइटम वाइज बनाना है, मटेरियल आइटम वाइज, यानी ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना। आपने XYZ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है कि X मेरा कितना यूज होगा, Y कितना यूज होगा और Z कितना यूज होगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो लेता हूं प्रोडक्ट्स, क्योंकि हर प्रोडक्ट का कितना कितना मटेरियल यूज होगा मुझे चाहिए। इसमें कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, यूनिट्स, यानी उस प्रोडक्ट के मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। उसके बाद फिर मैं लूंगा जो हमें यूजेज दी हुई है, यूजेज पर केजी, यूजेज इन केजी या पर यूनिट लिख लो। और अब मैं 3 ले लेता हूं, X, Y और Z। पहला काम आपने प्राइस नहीं लेनी, पहले स्टेप पे प्राइस नहीं आएगी। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस वन। अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब A प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स हैं, 81,000। B प्रोडक्ट के जो हमने प्रोड्यूस करने हैं वो 73,700 और प्रोडक्ट C के जो हमने प्रोड्यूस करने हैं 126,150। ये यूनिट वो हैं जो मैंने एक्चुअली प्रोड्यूस करने हैं। अच्छा, अब उसके बाद यूसेज पर इन जो है वो पर यूनिट कितनी दी हुई है, X की। अच्छा, अब यहाँ पे यूसेज जो है ना वो तीनों की डिफरेंट है, 2, 2.2 तो 0.5। इसको आप बेशक खत्म कर दें, यहाँ लेंगे। अब यहाँ पे आइएगा, अब प्लीज जरा केयरफुली कैलकुलेट करना होता है कि वो एक एक कैलकुलेशन हम बजट में शो नहीं कर सकते। सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम नहीं शो करें। अगर मैंने 81,000 यूनिट प्रोडक्ट ए के बनाने, और मुझे मालूम है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर येलो कलर में कि ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 kg मटेरियल X का चाहिए होगा, X 2 kg चाहिए होगा। तो इसका मतलब है कि मैं ये 81,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 2 से। तो ये मेरे पास 162,000 kg, ठीक है, ये kg में आ रहा है, ये kg मुझे रिक्वायर्ड होंगे। ओके, Y के कितने रिक्वायर्ड होंगे, अब उसको भी देख लेते हैं। मैं इसका फॉर्मूला लगा लेता हूँ, जरा जल्दी हो जाएगा जी। अब अगर Y के देखें तो मैंने क्या करना है, 81,000 मल्टीप्लाई बाय 2.20, ठीक है। और Z में क्या करना है, 81,000 मल्टीप्लाई 0.50, यानी ये मैंने पूरी कैलकुलेशन की। इसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ए को सिर्फ बनाने के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मुझे 162,000 kg चाहिए होगा मटेरियल X, 178,200 चाहिए होगा मटेरियल Y और 40,500 चाहिए होगा मटेरियल C। ये सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए।
सेम इसी तरीके से हम बी की तरफ मूव करते हैं, बी की। तो बी में हमारे पास कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 73,700 इनटू इस पर 1 kg लगेगा मेरे पास मटेरियल एक्स, तो ये आ गया 73, यानी जितने यूनिट प्रोड्यूस करने उतने ही मेरा केजी रिक्वायर्ड होगा इसको प्रोड्यूस करने, ठीक है। और उसके बाद 2 kg है, ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई कर देगा, ये देखिएगा। इवन जी जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है कि बी को प्रोड्यूस करने के लिए जी चाहिए ही नहीं मुझे, ठीक है। इसी तरह मैं सी को कैलकुलेट करता हूँ, सी के 150 यूनिट बनाने हैं, लेकिन इसमें एक्स नहीं लगेगा तो जीरो आ जाएगा। फार्मूला जब मैं लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अब इसको लॉक कर देता हूँ फार्मूले को, और लॉक किया, और इसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, तो ये खुद ब खुद मेरे यूनिट कैलकुलेट हो गए, यानी 189,225 यूनिट मुझे चाहिए होंगे, केजी चाहिए होंगे वाई के, और 150 केजी चाहिए होंगे जी के, ओनली टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट सी, ठीक है। जैसे ये कैलकुलेट हुआ तो इसको मैं टोटल में लिखूंगा, मटेरियल यूजेज बजट इन केजी, ये केजी में कैलकुलेट हुआ है। अब इसको प्लस कर लें, यानी ओवरऑल मुझे एक्स के 235 केजी चाहिए होंगे 700, बी वाई के 514 केजी चाहिए होंगे, और जी के 650 केजी मुझे रिक्वायर होंगे। ये भी आ गया मेरे पास केजी, यानी क्वांटिटीज में बजट आया। इसको मैं यहाँ हाईलाइट बोल्ड कर दूंगा ताकि ये पहला बजट है जो मेरा कैलकुलेट हो, इसको टोटल नहीं किया जाता, ये याद रखेगा, इसको मैं टोटल नहीं करूंगा। उसके बाद आइएगा, इसको बाद मैंने प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, प्राइस स्टैंडर्ड या बजटेड प्राइस पर केजी। अच्छा, अब प्राइसेस जब आपने लेनी है तो अब आपने केयरफुली देखना है कि प्राइसेस हमें जो दी हुई है पर केजी वो लास्ट ईयर की दी हुई है, और अगले साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो उसको इनकॉर्पोरेट करना, या तो मेरी अगले साल की प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो मेरी प्राइस क्या बनेगी, 6 इंटू, चूंकि 2% इन्फ्लेशन है तो 1.02, ठीक है। ये कॉमा लगा दीजिएगा, 2 डेसिमल, ये 6.12 आ गई, और इसी को मैं कॉपी करके बाद में इसको डिलीट कर। अच्छा, अब इसको देखिएगा, इसमें 3% कम करनी है, यानी पहले प्राइस 4 थी, अब 3% कम करूंगा तो 97% पे आ जाएगी, ये 3.88। इसी तरह जी की प्राइस पहले 2 रुपीज थी, लेकिन अब ये कम होकर बढ़कर 5% इंक्रीज होने के बाद 2.10 आ जाएगी, ये बजटेड प्राइस आ गई। अब मैं यहाँ लूंगा मटेरियल यूजेज बजट इन रुपीज, ये मटेरियल यूजेज बजट आ गया इन रुपीज। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, राउंडिंग हो जाएगी खुद ही, ये 1442 484 मुझे चाहिए अमाउंट एक्स के लिए, वाई के लिए और जी के लिए। एंड पर मैं सिंपल टोटल कर दूं, और टोटल हमेशा किया जाता है अमाउंट को। अब ओवरऑल मुझे मटेरियल कितना लगेगा, ओवरऑल कितना मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, दिस वन इज द मटेरियल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है मैंने जो शो करनी है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में, बजटेड इनकम स्टेटमेंट में, या बजटेड मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये मेरा बजट आ गया। अच्छा, ओवरऑल मेरा रेवेन्यू कितना होगा वो ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, 16 मिलियन, और उस पर हमारी जो कॉस्ट आएगी मटेरियल की वो 3.7 मिलियन है। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन और कर सकता है, वो कहता है जी कैलकुलेट करो कॉस्ट, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। जब ये रिक्वायर करता है जी तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकलो, तो फिर जो टेबल मैंने बनाई है इस टेबल के थ्रू आसानी से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने मटेरियल वाइज बनाई, अब मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। ये तो क्वांटिटीज हैं, यानी ए प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो 162,000 कॉस्ट लग रही है, केजी लगेंगे एक्स के, 178 वाई के और 40,000 जी के।
तो लिहाजा अब इसकी कॉस्ट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा कि इसको मैं इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो कॉस्ट आती जाएगी, राइट, इन तीनों को, और फिर उसके बाद उसको टोटल करके यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लिहाजा अब मैं इससे नीचे यहाँ पर ए, बी और सी ले रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट, ये किसका माइक कौन है, हाफिज मोहम्मद बिलाल। अच्छा, ए बी सी, अब इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट यानी इस पे कितनी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो बहुत सिंपल है, यहीं से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ए पर मेरी जो यानी एक्स लगेगा वो 162 है, इनटू प्राइस क्या है 6.12, यानी ये एक्स की कॉस्ट निकली है प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है। अब इसी से नीचे यहां मैं लिखता हूं एस एक्स, चले और आसान कर दूं वाई। अब वाई के लिए क्या करेंगे, ए पे, बल्कि एक ही स्टेप में मैं सॉल्व कर देता हूं आपको आसान हो जाए। ये मैं वर्किंग यहां शो कर रहा हूं, देखिएगा ए को सिर्फ देखना है, ए पे एक्स लग रहा है 162,000, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी प्राइस से जो कि है 6.12 प्लस, फिर इस पे y लग रहा है 178,200 इनटू इस पे प्राइस लग रही है, कॉस्ट लगेगी 3.88 प्लस ए को कंप्लीट करने के लिए z लगेगा 40,500 इनटू 2.10। इन तीनों को जब मैं प्लस कर लूंगा तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ टोटल निकालिएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट, ए की फार्मूला लगाऊंगा और ये सॉल्व हो जाएगा। दिस वन 162 इनटू 6.12, ये ब्रैकेट क्लोज की, प्लस फिर सेकंड ब्रैकेट ये आ जाएगा 178,200 इनटू 3.88, इसको भी क्लोज किया, प्लस थर्ड 40,500 इनटू 2.10, ये मेरे पास 1767,906 की कॉस्ट लगेगी प्रोडक्ट ए पर। इसी तरह प्रोडक्ट बी की कैलकुलेशन भी सेम इसी तरह करनी है, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज होता जाएगा। अब बी की कैलकुलेशन में देखें तो बी में 73,700 मेरा एक्स लगेगा और इसकी प्राइस होगी 6.12 प्लस करूंगा y 147,400 इनटू 3.88 और z को नहीं लूंगा क्योंकि z 0 है, तो ये b की कॉस्ट आ गई। और c की कॉस्ट देखें इज इक्वल टू, इसमें x नहीं लूंगा क्योंकि x 0 है, तो y से स्टार्ट करता हूँ इनटू इसकी प्राइस 3.88 प्लस 126,150 ब्रैकेट लगा के 126,150 इनटू 2.10, इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ गई। अब अगर इन तीनों को मैं सम करता हूँ, तीनों को सम करता हूँ, वैसे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं वेरीफाई करवाने के लिए करवा रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा ये इस अमाउंट के इक्वल ही आएगी, ठीक है। वो ऊपर जो ये टोटल किया हुआ है ये मैंने मटेरियल वाइज किया है और ये टोटल किया प्रोडक्ट वाइज, चाहे आप प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेट करो या मटेरियल वाइज करो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गया, इसको मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय किस पर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन इन यूनिट्स, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए की जो प्रोडक्शन है वो हमारी 81,000 है, यानी इसका मतलब ये ए पे जो कॉस्ट लगेगी ये 81,000 को प्रोड्यूस करने के लिए, बी पर जो कॉस्ट लगेगी वो 73,700 यूनिट की कॉस्ट है और सी के लिए 126,150 कॉस्ट है। अब चूंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कॉस्ट पर यूनिट, तो मैं लिखता हूँ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ए पर जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो इसको डिवाइड करके आ जाएगी 22, इसको राउंडिंग कर लें तो 21.83, बी
और सी की कॉस्ट भी आपने निकाल ली 13.88 और 7.92, यानी मटेरियल ए पे, सॉरी प्रोडक्ट ए पे सबसे ज्यादा मेरी मटेरियल की कॉस्ट लगेगी पर यूनिट, फिर प्रोडक्ट बी पर और फाइनली प्रोडक्ट सी पर कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन आपने की। ये एडिशनल कैलकुलेशन अगर रिक्वायर करेगा एग्जामिनर तो तब आप करोगे, अदरवाइज मेरा बजट जो है मटेरियल यूसेज का ऊपर है जो कैलकुलेट किया। अच्छा, अब इससे आगे जब मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, तो अगला मेरा बजट होता है मटेरियल परचेस बजट। जितना मटेरियल मैंने यूज किया है या करना है, सॉरी बजट है करना है, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 235, 700 वगैरह वगैरह। अब सवाल है कि खरीदूंगा कितना। यकीनी बात है जितना आपने यूज करना है उतना बाय करना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बाइंग इससे ज्यादा हो या बाइंग इससे कम हो। रीजन इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये भी हो सकता है कि कंपनी की पॉलिसी हो कि इतने % मटेरियल आपने इन्वेंट्री में रखना है। ठीक है, अगर वो पॉलिसी देता है कि इतना % मटेरियल रखना है तो वो भी तो मुझे परचेज करना पड़ेगा, और फिर जो मटेरियल पहले से परचेज हुआ है वो मुझे माइनस भी करना है। तो इसलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज बजट के लिए फर्दर मैं डाटा ले रहा हूँ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंटरीज या सिंपल रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज। और तीनों की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ले लेते हैं XYZ। अब इसमें मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जब दूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये रॉ मटेरियल की चूंकि इन्वेंट्री है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी 20% ऑफ बजटेड यूजेज। और ओपनिंग इन्वेंट्री में दी हुई है 45,200, 90,500, और यहाँ पर जी जो आ रही है वो 35,300। ये हमें इन्वेंट्रीज दी। ठीक है, तो अब मैं अगर मटेरियल परचेज बजट बनाऊं, यूसेज के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट। परचेज बजट में अब मुझे सिंपल यहां से स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट वाइज मुझे लेने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बजट बन चुका है। मुझे क्या करना है, सिंपल यूसेज से स्टार्ट करो। मटेरियल यूसेज यानी यूसेज बजट इन केजी कितना था हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मेरा एक्स का जो यूसेज बजट है वो 235, 700 था। वाई और जी का भी बजट मेरे पास आ चुका है, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था क्वांटिटीज को टोटल नहीं किया जाता। तो जितनी मैंने बजट में एस्टिमेट लगाया है कितने केजी मेरा यूज होगा, तो जितना यूज होगा वो मुझे बाय करना पड़ेगा इसलिए लिया। लेकिन फिर कंपनी की पॉलिसी ये है कि 20% इन्वेंट्री भी होनी चाहिए, और ये इतनी हाई इन्वेंट्री होने के रीजन इंपोर्टेड मटेरियल भी हो सकता है। तो ऐड करेंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री 20% ऑफ बजटेड यूजेज है। ये बजटेड यूजेज है, इसका 20% लिया, ये 20% हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, सो इसका मतलब इसको अगर मैं टोटल करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा मटेरियल टू बी परचेज्ड इन टोटल, यानी ये टोटल इतना मटेरियल मुझे खरीदना चाहिए, तो इसको ऐड कर लें। लेकिन फिर ये भी तो देखें ना कि मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो पिछले साल खरीदा था, वो लेस कर देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंटरी, जिसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑलरेडी परचेज्ड, ये ऑलरेडी परचेज हो चुका है, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जी 45,200, 90,500 वगैरह वगैरह, ये मैंने माइनस कर दिया इसमें से। अब जब इसको लेस करता हूँ तो ये अब मेरे पास जो आंसर आएगा ये मटेरियल परचेज बजट आ जाएगा इन केजी। यानी अब मुझे इतना मटेरियल परचेज करना है इस पीरियड में।
ये अमाउंट आ गई, ये मेरा परचेज बजट हो गया, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर। अच्छा, अब इसी बजट को मुझे देखना है कि ये खरीदूंगा कितने में, बाय कितने में करूंगा, ठीक है। तो इसको फिर उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है बजटेड प्राइस पर केजी। बजटेड प्राइस भी क्वेश्चन के अंदर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, दिस वन, और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया। ये किसका वीडियो ऑन है अभी? काजिम, आपकी वीडियो ऑन है, ऑफ करें। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा मटेरियल परचेज बजट इन रुपीस। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये मेरा मटेरियल परचेज बजट आया। अब इसको मैं सम करूं तो 3846 हमें मटेरियल परचेज रिक्वायरमेंट है। और ये बड़ी जरूरी है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि ये वाला बजट जो है ये कॉस्टिंग बजट नहीं है, यानी ये कॉस्ट में नहीं जाता, बल्कि कॉस्ट में जाएगा यूजेज, ये जाएगा कैश बजट में। यानी इतनी मुझे अब पेमेंट करनी है रॉ मटेरियल जो खरीद रहा है। ठीक है, जब आप मटेरियल खरीदते हो याद रखिएगा, इट इज नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट। जब मटेरियल खरीदते हो ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जब मटेरियल यूज करोगे तो वो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब क्लास का टाइम सिर्फ खत्म हो रहा है, क्योंकि अगला बजट मैं नहीं शुरू कर सकता, वो कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे और फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन से इनकम स्टेटमेंट वगैरह के उस बजट की। तो जरा ये अगेन मैं ये शीट आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको कम्प्रीहेंसिवली जरा आप रिव्यू कर लीजिएगा। अब अटेंडेंस लगवा लीजिएगा, मैम आ चुकी हैं वो, अटेंडेंस लगा। सर आप लीव कर दें। ओके, थैंक यू। ओके, अटेंडेंस प्लीज। आहद आमिर, प्रेजेंट। अलीशा इम्तियाज, अंसर शफीक, अरसलान जफर, असद मुनीर, दुआ बिनते इमरान, दुरे शहवार, ईमान तारिक, फैज नुमान, प्रेजेंट। फजर अफजल, फातिमा अफजल, गुले राना, ओके, हाफिज मोहम्मद बिलाल साजिद, प्रेजेंट। हिरा नाहिद, उदैबिया सुहेल, खिजरा आफ्ताब, प्रेजेंट। लारीब कैसर, प्रेजेंट मैम। मोमिन उस्मान, प्रेजेंट। मुदस्सर, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट। मोहम्मद अली कराल, प्रेजेंट। मोहम्मद असद अब्बास, मोहम्मद हमजा आमिर, मोहम्मद इब्तिसम, मोहम्मद कासिम Yes. रजा, प्रेजेंट। मोहम्मद शुजा खालिद, यस मैम, प्रेजेंट। उस्मान गनी, वजाहत असलम, मोहम्मद यूसुफ बिन नईम, प्रेजेंट मैम। मुनीब अहमद, मुनीबुल हसन, नवाल,
नवाल, नुमान जावेद, राबिया साकिब, राबिया साकिब, राबिया सुहेल, Present. सायरा बतूल, Present, ma'am. सैयद शहरयार हैदर, Present. सामा जावेद, Present. वजीमा बतूल। किसी की एब्सेंट तो नहीं, मार्क कोई भी एक दफा देख लें। ओके, थैंक यू।